पिछले लेक्चर में हम लोग ने वैद्युत आवेश और वैद्युत बल के बारे में पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? जैसे कोई भी पार्टिकल हो, कोई भी कण हो, आकर्षणकारी कण, तो उसके चारों तरफ गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उस गुरुत्वीय क्षेत्र में जब कोई दूसरा कण हम लोग लाते हैं तो उस पर वैद्युत बल आरोपित होता है, लगने लगता है। ठीक उसी प्रकार किसी भी आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और जब इस वैद्युत क्षेत्र में हम कोई दूसरा आवेश लाएंगे तो उस पर एक वैद्युत बल आरोपित होता है। तो हम लोग कह सकते हैं किसी आवेशित कण के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह किसी अन्य आवेश पर वैद्युत बल आरोपित करता हो या अपना वैद्युत प्रभाव दिखाता हो, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी भी आवेशित कण के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह किसी अन्य आवेश पर अपना वैद्युत प्रभाव दिखाता हो या वैद्युत बल आरोपित करता हो, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी इसकी कैसे निकालते हैं? क्योंकि कोई भी आवेश आपने ले लिया है और इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न हो गया, तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए उस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश रख देते हैं। परीक्षण आवेश कैसा होता है? धनात्मक होता है और अनंत सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा होता है, यानी इसका खुद का अपना कोई वैद्युत प्रभाव नहीं होता है, इतना छोटा होता है। अब इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए पहले देखा जाता है कि इसके कारण इस पर परीक्षण आवेश पर वैद्युत बल कितना लग रहा है और फिर उस वैद्युत बल में इस परीक्षण आवेश को से डिवाइड कर देते हैं इसके मान से, तो इस अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल एवं उस परीक्षण आवेश के मान के निष्पत्ति के बराबर होता है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर स्थित या रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल एवं उस परीक्षण आवेश के मान के निष्पत्ति के बराबर होता है और इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलम। इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हो। Q0 = 1 कर दीजिए तो E = क्या होगा? F हो जाएगा। तो आप क्या कह सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के एकांक मान पर लगने वाले वैद्युत बल के बराबर होता है। तो इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। हम लोग अब पढ़ेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक आवेश के कारण, फिर दो आवेश के कारण और फिर बहुत सारे आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी पहले पढ़ने जा रहे हैं एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ एक बिंदु आवेश Q ले रहे हैं और हम ये मान रहे हैं कि बिंदु आवेश Q एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तनांक K ले लें या फिर निर्वात भी ले सकते हैं। अच्छा, परावर्तनांक K ले लें, बाद में इसको निर्वात मान लेंगे। तो एक आवेश Q एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तनांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K है और ये बिंदु O पर स्थित है और इस बिंदु से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात कर दी। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इस पर एक परीक्षण आवेश ले लेंगे और इस आवेश Q के कारण इस बिंदु P पर लगने वाले बल को हम लोग ज्ञात करेंगे, जिसको कूलम के नियम से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। क्या होगा? 1/4πε0 K, क्योंकि हमने माध्यम का परावर्तनांक K लिया है, Q0/r²। कूलम के नियमानुसार तो यही बल होगा। और वैद्युत क्षेत्र का डिफिनेशन क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का? E = अभी सदिश रूप नहीं ले रहे, E = F/Q0। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? किसी बिंदु पर लगने वाले वैद्युत बल एवं परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होगी, अनुपात के बराबर होगी। इसमें हम लोग Q0 से डिवाइड कर देंगे। Q0 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा?
1/4πε0K अपान इंटू Q अपान R²। ये बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है और उसका डेरिवेशन ये है। और अगर निर्वात या वायु है तो उसके लिए K इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। उस स्थिति में क्या है, क्योंकि जनरली निर्वात या वायु में ही आवेशित कण होते हैं, तो उस स्थिति में ये सूत्र हो जाएगा। और अगर कोई परावैद्युत कोई और माध्यम है तो उसका परावर्तन के दिया जाएगा। ये किसी बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। और एक सूत्र तो आपने डिफिनेशन से ही पढ़ लिया। तो न्यूमेरिकल दोनों पे आते हैं। आवेश Q और R दिया जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए, और F और परीक्षण आवेश या कोई भी आवेश दे करके कि किसी आवेशित कण पे इतना वैद्युत बल लग रहा है 2 कूलाम पे, 2 कूलाम का आवेश है, उस पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो वहां पे आप निकाल लेंगे इस सूत्र से। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम आपने पढ़ा। इसकी बीमी सूत्र भी अभी निकाल लेते हैं। बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, बल का क्या होता है m/T/-2 और आवेश का Q = IT, तो A/T। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। m तो ऊपर है ही नहीं, नीचे है ही नहीं, m l a पे -1 हो जाएगा, a नीचे से ऊपर जाएगा तो t पे -1 और -2 तो -3 हो जाएगा। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमी सूत्र है। हमने पहले ही कहा था बीमी सूत्र को याद करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको सूत्र याद है तो उसको आप आसानी से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता राशि है कैसी, सदिश राशि। तो आप जानते हैं जब सदिश राशि होती है तो उसकी दिशा भी बतानी होगी, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। जैसे यहां हमने आवेश लिया था बिंदुओं पर, तो अगर ये धन आवेश है तो धन आवेश से परीक्षण आवेश की ओर, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धन आवेश से दूर जाते हुए, और अगर ऋण आवेश होगा तो इसकी ओर आते हुए होगा। अगर Q पॉजिटिव चार्ज है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा O से P की ओर। और अगर ये ऋण आवेश होगा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा P से O की ओर, दिशा पलट जाएगी, यानी P से O है, P से O की ओर। धन आवेश से दूर जाते हुए, और अगर ऋण आवेश है, इसको अलग से डायरेक्शन को हम लोग शो कर देते हैं। अगर ऋण आवेश है तो इसकी दिशा क्या होगी, P से O की ओर, और अगर धन आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, O से P की ओर, यानी धन आवेश से दूर जाते हुए और ऋण आवेश की ओर आते हुए। इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि दिशा की जानकारी वैद्युत क्षेत्र से तीव्रता से रिलेटेड क्वेश्चन में दिशा की जानकारी होना बहुत जरूरी है। और वैद्युत बल की दिशा क्या होगी, अगर धन आवेश है तो धन आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा क्षेत्र के अनुदिश, और ऋण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा क्षेत्र के विपरीत। जैसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, और अगर कोई धन आवेश है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं E है, तो इस वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई धन आवेश ले जाएंगे तो उसमें बल कितना लगेगा, वैद्युत बल Q × E, और उसकी दिशा क्या होगी, क्षेत्र के अनुदिश होगी। लेकिन अगर यही ऋण आवेश है तो वैद्युत बल उतना ही लगेगा, लेकिन उसकी दिशा क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी। तो धन आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश होती है, जबकि ऋण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। तो इस वैद्युत बल की दिशा को भी आपको जानना है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को भी जानना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, धन आवेश से दूर जाते हुए, ऋण आवेश की ओर आते हुए, और वैद्युत बल की दिशा धन आवेश पर क्षेत्र के अनुदिश, यानी वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश, और ऋण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत। आप लोग लास्ट ईयर पढ़े थे गुरुत्वीय क्षेत्र, तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती थी उसमें हमेशा पिंड की ओर होती है, पिंड से दूर जाते हुए नहीं होती है। लेकिन वैद्युत बल की दिशा दोनों होता है, आवेशित कण की ओर आते हुए भी होता है, आवेशित से दूर जाते हुए भी होता है। तो आपने इसको अब हम लोग आगे इस चैप्टर में
अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे, यानी अगर एक से अधिक आवेश होगा तो उस निकाय का कैसे वैद्युत क्षेत्रकीयता को ज्ञात करेंगे। यदि किसी निकाय में एक से अधिक बिंदु आवेश हो तो उसके कारण नेट वैद्युत क्षेत्रकीयता कैसे ज्ञात करेंगे। तो वैद्युत क्षेत्रकीयता ज्ञात करने के लिए भी अध्यारोपण का सिद्धांत हम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे यदि किसी निकाय में कोई निकाय एक से अधिक आवेशों से मिलकर के बना है, तो इन आवेशों के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेशों के निकाय के कारण किसी भी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रत्येक आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के बराबर होता है। यानी किसी जैसे बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P क्या होगा, आवेश Q1 के कारण इस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेश Q2 के कारण इस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने 4 आवेश लिया है, आप चाहते हैं भी ले सकते हैं। आवेश Q2 के कारण Q3 के कारण इस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आवेश Q4 के कारण इस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये अध्यारोपण का सिद्धांत है। हम लोग इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेकर के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। फिर न्यूमेरिकल तो जब न्यूमेरिकल का वीडियो होगा तो उसमें हम लोग इसको ज्यादा न्यूमेरिकल करेंगे। अभी एक आध न्यूमेरिकल के सहायता से इसको हम आपको क्लियर करते हैं। ठीक, हाँ, ये एक उदाहरण है। इस एग्जाम्पल में एक वर्ग है, एक स्क्वायर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई a है और इसके चारों कोनों पर आवेशित कण रखे हैं, बिंदु आवेश रखे हैं। a पर प्लस q है, b पर भी प्लस q है और c और d पर माइनस q है। अब ये इस निकाय में 4 आवेश है। अब इस निकाय के कारण इस बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, जहां दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं, जहां दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट पर आवेशों की इस निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो ये डिस्टेंस हमको पता होना चाहिए। तो अगर ये a है तो ये भी a होगा, क्योंकि स्क्वायर के सभी साइड की लेंथ इक्वल होते हैं और पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये a√2 हो जाएगा डायगोनल विकर्ण की लंबाई। तो ये OA, OB, OC और OD चारों की लंबाई क्या हो जाएगी, a√2/2 दैट इज a/√2। यानी क्योंकि हमको O पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इसलिए O से सभी कोनों की, सभी शीर्षों की दूरी को पहले निकाल लिए। अब आवेश तो सबका मालूम ही है, अब हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो पहले मानेंगे, माना A, B, C व D पर स्थित आवेशों के कारण बिंदु O पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः EA, EB, EC व ED है। अब हम लोग EA, EB, EC, ED का मान लिखेंगे। तो EA क्या होगा, A के कारण O पर स्थित बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, A पर स्थित आवेश के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है। तो इसमें हमको आवेश मालूम होना चाहिए, दूरी मालूम होनी चाहिए। आवेश कितना है, प्लस q, और दूरी कितनी है, हमने चारों दूरियां जानते हैं, a/√2 है। तो 1/4 पे ε0, ये निर्वात में स्थित है चारों आवेश, इसलिए k नहीं लेंगे। आवेश है q और r का वैल्यू कितना हो गया, a/√2, a/√2 का होल स्क्वायर। और इसकी दिशा क्या होगी, धन आवेश से दूर जाते हुए। अब ये भी हम लोग इसकी चर्चा किए हैं। तो A से O की ओर दिशा को इसमें इंगित करना बहुत जरूरी होता है। अगर डायरेक्शन को नहीं शो करेंगे तो बाद में प्रॉब्लम इसमें आ सकती है। फिर EB, अच्छा इसको EB साथ लिख लेते हैं। EB क्या होगा, 1/4 पे ε0, ये भी आवेश Q ही है, यानी इस आवेश के कारण इस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये दूरी भी उतनी है a/√2, इसका होल स्क्वायर। और इसकी दिशा भी क्या होगी, ये भी धन आवेश है, तो धन आवेश से दूर जाते हुए यानी B से
ओ की ओर, और ईसी और ईडी लिख लें। ईसी कितना होगा 1/4πε0, ये आवेश कितना माइनस क्यू, तो माइनस का माइनस नहीं लिखेंगे ऋण से, क्योंकि ये सदिश राशि चिन्ह लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी वजह से दिशा बदल जाएगी। और डिस्टेंस वही है a/√2 का होल स्क्वायर, लेकिन दिशा क्या होगी, अब O से C की C से O, तो ऋण आवेश है तो इसकी ओर जाएंगे तो O से C, अगर ये धन आवेश होता तो C से O होता है, लेकिन ऋण है तो इसकी ओर जाएंगे तो O से C, यानी इसमें भी शो कर दे रहे हैं EC। आप देख सकते हैं ये भी और EC दोनों सेम डायरेक्शन में हो जा रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो धन आवेश से दूर गया है और ऋण है तो इसकी ओर, तो E और EC सेम डायरेक्शन में, और ED Q मैग्नीट्यूड तो सबका सेम है, इसकी दिशा क्या होगी O से D कि D से O, ऋण है तो फिर ऋण आवेश की ओर होता है, यानी O से D। इसलिए ध्यान देना होता है जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है जिस आवेश के कारण, बस देखना होता है कि उस आवेश की ओर जाना है कि उस आवेश से दूर जाना है, बिंदु से आवेश की ओर कि आवेश से बिंदु की ओर। तो अगर धन आवेश है तो आवेश से बिंदु की ओर, और अगर देखिए यहां भी आवेश से बिंदु, और ऋण आवेश है तो बिंदु से आवेश की ओर, इतनी सी बात है इसमें। अब ईडी O से D और ईबी का डायरेक्शन लिखा हुआ B से O, तो अब ये चार राशि, चार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं ए बी सी डी, तो इनको हम लोग सदिश विधि से जोड़ेंगे, क्योंकि अभी हजारों पर एग्जाम से हमने पढ़ा है कि नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चारों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के बराबर होगा। तो E और EC एक ही दिशा में, सेम दिशा में, तो जब दो सदिश राशियां एक ही दिशा में होता तो उनका परिणामी जोड़ देते हैं, और इधर EB और ED भी एक ही दिशा में, तो E और EC का परिणामी, ये व EC का परिणामी, इसका रिजल्टेंट क्या होगा EA प्लस EC। क्यों जोड़ दिया ऐसे, क्योंकि दोनों सेम दिशा में, तो EA और EC यानी इसका डबल, दोनों सेम ही है। EA का वैल्यू कितना है, ये √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ऊपर जाके 2Q हो जाएगा, तो 1/4πε0 2Q अपान A स्क्वायर। आप समझ रहे होंगे √2 का स्क्वायर 2 हुआ है जिसके ऊपर हमने भेज दिया, और EC भी उतना ही है, आपको दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सी मिटा देते हैं, 1/4πε0 2Q अपान A स्क्वायर। अब दोनों जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 4Q अपान A स्क्वायर। ये E और EC का परिणामी यानी EAC हम कह सकते हैं। इसी प्रकार EB और ED का परिणामी भी इतना ही होगा, क्योंकि दोनों EB ED का वैल्यू भी उतना ही है और दोनों सेम दिशा में है, तो EB और ED का परिणामी यहां हम लिख दे रहे हैं EBD, और वो भी इतना ही होगा 1/4πε0। आप जोड़ के देख लीजिएगा सेम आएगा, क्यों EB प्लस ED होगा, EB का मान इतना, ED का मान इतना, लेकिन इसकी दिशा क्या होगी AC के A से C की ओर, इसकी दिशा क्या होगी A से C, और इसकी दिशा क्या होगी B से D। अब इन दोनों को फिर से हम लोग जोड़ेंगे, तो अब चित्र तो थोड़ा सा मिटा दिया था हमने, इसको छोटा कर दे रहे हैं ताकि आपको फिर से, ये ABCD, यहाँ पे आवेश कितना था -Q, और यहाँ भी -Q है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है लेकिन -Q। ओके, अब देखिए EAC और EB इनके बीच का कोण कितना है 90 अंश, 90 डिग्री, क्योंकि विकर्ण समकोण वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, आप जानते हैं, तो 90 डिग्री है, 90 अंश है, तो इनका परिणामी कैसे निकलेंगे, दो सदिश राशियां अगर एक दूसरे से 90 अंश कोण पर लगे हो तो उनका परिणामी क्या होता है √A² प्लस B स्क्वायर, यानी इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, तो यही लिख देते हैं परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = √EAC²
प्लस EBD² और दोनों सेम ही है, तो बस दोनों का वैल्यू पुट कर दें और √2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 से 4 चाहे तो आप कैंसिल करा सकते हैं या नहीं भी रहने दीजिए। 4πε0 4/a²√2 क्योंकि जोड़ेंगे तो आप समझ रहे होंगे a² + a² क्या होता है a√2, 2a² होगा, इसको 2 को बाहर निकालेंगे तो हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया, स्पेस कम था। और इसकी दिशा क्या होगी, दोनों के बीचों बीच, यानी O से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। इसको अगर आप E लिख दें तो OE के अनुदिश, O से E की ओर। क्यों? क्योंकि दो सदिश अगर परिमाण में बराबर हो तो परिणामी ठीक बीचों बीच होता है। तो ये 90-90 है तो 45 डिग्री होगा, यानी एकदम ऊर्ध्वाधर होगा। तो ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आया, 1/4πε0 4q/a²√2 और इसका दिशा क्या है, O से E की ओर। तो इस तरह से ये तो 4 आवेश का निकाय है, 3 आवेश का भी निकाय हो सकता है, 2 आवेश का भी निकाय होगा। तो एक आध उदाहरण और भी हम लोग अगले वीडियो में बनाएंगे, लेंगे और उसको आपको और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आप इस पे एग्जाम्पल को, न्यूमेरिकल को आप लोग घर पे प्रैक्टिस करते रहेंगे और कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। और कल हम लोग वैद्युत ध्रुव और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को और उससे आर्टिकल को पढ़ेंगे।